नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे बुलडोजर पर ब्रेक, सियासत नॉन स्टॉप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 15 दिन वाले फैसले पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। वहीं आपको दिखाएंगे उपचुनाव की डगर, अयोध्या फैक्टर, क्योंकि जाति और धर्म पर सीएम योगी और अखिलेश में एक बार फिर से टक्कर देखने को मिली है। साथ ही बात करेंगे आतिशी को कमान, अफजल पर घमासान, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले आतिशी के परिवार का अफजल गुरु कनेक्शन भी काफी चर्चा में है। वहीं आपको दिखाएंगे मोदी 3.0 के 100 दिन। इस मौके पर अमित शाह और सीएम योगी ने देशवासियों को खासा संदेश दिया है। और आखिर में बात गणपति पूजन से किसे परेशानी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं बुलडोजर एक्शन से किसे टेंशन। अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। जब वो दोष मुक्त हो जाएगा तो क्या ये जो बुलडोज की गई प्रॉपर्टी है उसे सरकार देगी? किसी अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। नफरती मुख्यमंत्री और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर फौरी तौर पर आज रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 अक्टूबर तक देश भर में कहीं भी बुलडोजर के जरिए तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। 1 अक्टूबर को ही कोर्ट मामले में आगे की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज के आदेश में क्या क्या कहा है, उससे जानने से पहले आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर रोक वाला सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कहां लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसका आदेश सार्वजनिक सड़कों पर हुए अतिक्रमण पर, फुटपाथ पर जो जबरन अतिक्रमण किया जाएगा उस पर लागू नहीं होगा। साथ ही रेलवे लाइनों पर किए गए अतिक्रमण पर, जल निकायों पर हुए अतिक्रमण पर भी सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू नहीं होगा। वहीं सार्वजनिक जगहों पर हुए अतिक्रमण पर भी कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। मतलब इन जगहों पर प्रशासन की तरफ से होने वाली कार्रवाई नहीं रुकेगी। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है और इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। चाहे गुजरात हो या राजस्थान, यूपी हो या एमपी, सुप्रीम कोर्ट से अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लग चुकी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है, बिना आदेश 1 अक्टूबर तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, कार्रवाई में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? बुलडोजर कार्रवाई पर 2 हफ्ते तक रोक रहे, बिना आदेश के बुलडोजर एक्शन ना हो। हालांकि फैसले में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है, यानी कोर्ट का आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। तब कोर्ट ने सारी चीजों को दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। इस कंक्लूड पॉइंट ऑफ दिस पिटीशन। फर्स्ट, सेकंड, इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि आपको रेडी पटरी ये सब है या रेलवे ट्रैक या रोड वगैरह का कुछ है तो आप उस तरह से एक्शंस नहीं लोगे, पर आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी इस फैसले को उत्तर प्रदेश से जोड़ रही है और कह रही है बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है लेकिन न्याय का नहीं। तो बीजेपी का कहना है बुलडोजर एक्शन कोई कल्चर नहीं है, बल्कि बुलडोजर एक्शन उन लोगों के खिलाफ होता था जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए होते थे। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। ये कोई कल्चर नहीं था। ये जो गंभीर हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बड़े अपराधी होते थे जो हाजिर नहीं होते हैं, जिनकी विकास प्राधिकरणों के नक्शे में पास कराने में कोई विश्वास नहीं था, जो गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करते थे, अवैध निर्माण करते थे,
और इसके बाद भी सम्मन नहीं तामील करते थे, बिलेबल वारंट नहीं मानते थे, नॉन बिलेबल नहीं मानते थे, तब जाकर के ये ध्वस्तीकरण का कार्रवाई होती थी। हालांकि इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि बुलडोजर पर रोक का ये मतलब नहीं कि अतिक्रमण को संरक्षण दिया, बल्कि इस फैसले का मतलब एक्शन में जल्दबाजी नहीं करने से है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का ताजा तरीन फैसला अब सभी राज्यों पर लागू होता है जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में धर्म और जाति की राजनीति हावी हो चुकी है। योगी अयोध्या, मथुरा और काशी को सनातन का स्तंभ बता रखे हैं, तो अखिलेश यादव अयोध्या में बीजेपी की हार का मुद्दा उठा चुके हैं। यानी 10 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले अयोध्या एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आ चुका है, क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। अब ऐसे में बीजेपी उस विवाद को भी तूल दे रही है जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। योगी की रणनीति से अखिलेश और मायावती को मिली चुनौती के जवाब तलाशे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर वो पैंतरा आजमाए जा रहे हैं जिसका जवाब आगामी उपचुनाव में देना है। इसीलिए सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे के बीच अब अखिलेश यादव भी एक्टिव हो चुके हैं। मैंने किसी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है। इसमें बुरा किसको लग रहा है? अखिलेश यादव न सिर्फ अयोध्या अध्याय को मिल्कीपुर के लिहाज से पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी में है, बल्कि सीएम योगी के हिंदुत्व कार्ड को भी जवाब देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी ने सनातन के 3 स्तंभ की बात कही थी। भाई, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये 3 सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण स्थल है, मानबिंदु हैं। और आज नहीं तो कल तीनों स्थान फिर से हिंदू धर्म और आस्था के प्रतीक के रूप में जैसे आज पूज्य हैं, उसी भव्य रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, लेकिन ये तभी जब हम स्वयं सुरक्षित हों। देखिए, अयोध्या फैजाबाद की सीट ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी रही, जिसकी वजह से वो हारे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार जनता का साथ दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि अयोध्या की जनता ने, अयोध्या में भी आशीर्वाद समाजवादियों को मिला। अयोध्या के किसान किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। अयोध्या में जो विकास हो रहा है उसके किसी खिलाफ नहीं है। और आप कल्पना करिए कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर जमीन को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा होगा, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में क्या हो रहा होगा। अखिलेश यादव की कोशिश न सिर्फ जाति की राजनीति पर फोकस करने की है, बल्कि उन्होंने बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर एक्शन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर अब यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने दिनों को याद करे, अपने जब सत्ता में थे उन दिनों को याद करे। पूरी तरह से अपराध, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भाई भतीजावाद था, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, सरकारी ठेकों पर खुलेआम लूट हो रही थी। और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। आने वाले समय में आपको परिणाम पता चल जाएगा। बयान पूरे परिप्रेक्ष्य में आप देखें, समाजवादी पार्टी हमेशा मठ मंदिरों के प्रति, हमारे साधु संतों के प्रति, देव स्थानों के प्रति और हमारी जो आस्था है, हमारी परंपरा है, समाजवादी पार्टी उसकी हमेशा विरोधी रही है। आप देखेंगे सन 90 में किस प्रकार से कार सेवकों पर गोली चलवाकर अयोध्या में नरसंहार करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है।
तो समाजवादी पार्टी के चरित्र को सब लोग जानते हैं और आज वो जो उनका बयान है वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। तो दूसरी तरफ उपचुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव अब कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश में भी हैं। इसके लिए फिलहाल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जा रही है, लेकिन हैरानी इस बात की कि कांग्रेस अब भी 50-50 वाले फॉर्मूले पर अडिग है। हम मिलकर लड़ेंगे। 5 सीटों का हमने प्रस्ताव दिया है, जो भाजपा गठबंधन की सीटें जो 22 में जीती थी ये लोग, हमने अपना प्रस्ताव दिया है केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करेंगे, हराएंगे। तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन के बाद आगे की रणनीति तैयार होगी या फिर योगी के हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को जाति की राजनीति से जवाब दिया जाएगा? क्योंकि इस बार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव है। ऐसे में धर्म की राजनीति पर भी तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी के नाम का ऐलान भी हो चुका है और इसी के साथ अब नया विवाद भी शुरू हो चुका है। और इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है अफजल गुरु कनेक्शन, जिसे बीजेपी या फिर कांग्रेस ने नहीं जोड़ा, बल्कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने जोड़ा है। सीएम पद के लिए आतिशी का नाम आने के तुरंत बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने आतिशी के परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया। स्वाति मालीवाल ने लिखा, दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसी महिला को बना रखे हैं जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा, उनके यानी आतिशी के माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए राष्ट्रपति को दया याचिकाएं भी लिखी, क्योंकि उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। साथ ही स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा, वैसे तो आतिशी सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी यह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करें। यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले आतिशी विवादों में घिर चुकी हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। आखिरकार लंबे मंथन के बाद दिल्ली की सत्ता को केजरीवाल का उत्तराधिकारी मिल गया। हालांकि कयास तो पहले ही आतिशी के नाम के लगाए जा रहे थे, लेकिन औपचारिक मोहर बाकी थी, जिसे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में लगा दिया गया। यानी दिल्ली में अगले चुनाव तक आतिशी को सीएम ऑफिस भी देखना होगा और सचिवालय। लेकिन ऐसा क्या था कि कई नामों के बीच आतिशी के नाम पर मोहर लगी। दरअसल आतिशी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में रहते हुए उन्होंने पार्टी के स्टैंड को मजबूती से रखा। मुसीबत के दौर में आतिशी ने शिक्षा समेत 6 बेहद अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और सबसे अहम बात ये कि चुनौतियों के बीच उन्होंने पार्टी को बिखरने से रोक लिया। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। यानी अब दिल्ली को सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम मिलने जा रही है। उधर आतिशी के नाम के ऐलान के साथ ही विरोधी मुखर हो उठे हैं। मायावती ने एक्स हैंडल पर अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित, जन कल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैंतरेबाजी है। किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं और समस्याएं झेली, उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा? वहीं बीजेपी ने एक पोस्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया और इस पोस्टर में
आतिशी को अरविंद केजरीवाल की कठपुतली के तौर पर दिखाया गया। देखिए, इससे ये चीज़ समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम किया था। दिल्ली की जनता कभी भी नक्सल समर्थकों को नहीं स्वीकार सकती। इससे ये भी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी क्या दर्शाना चाह रही है कि महिलाओं को वो पपेट और डमी के रूप में ट्रीट करती है। दिल्ली के हालात कुछ बदलने वाले नहीं है, भ्रष्टाचार वहीं का वही रहने वाला है। दिल्ली का विकास कार्य जो ठप पिछले कई महीनों से है वो ठप का ठप रहने वाला है, क्योंकि जो दिल्ली का सीएम होगा वो डमी सीएम है अरविंद केजरीवाल का। यानी आतिशी के लिए अब आने वाले दिन और चुनौतियों से भरे होने वाले हैं। तो एक और आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टेक ओवर करने वाली हैं। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि इससे भ्रष्टाचार पर आम आदमी का मेकओवर नहीं होगा। बीजेपी का आरोप है कि आतिशी डमी सीएम है और वो केजरीवाल के इशारे पर ही काम करेंगी। आपको सुनाते हैं बीजेपी की तरफ से रिएक्शन क्या है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मार्लेना का फैमिली था। इसका जवाब कौन देंगे? मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। ये अफजल गुरु, ये उनके माता पिता, और ये वो पिटीशन है जो राष्ट्रपति को भेजी गई थी, जिसमें अफजल गुरु की रिहाई की मांग की गई थी, उनके लिए माफी की मांग की गई थी। इसमें 57 और 58 नंबर पर आतिशी मार्लेना के माता पिता के हस्ताक्षर है। आज का दिन पीएम मोदी और बीजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है और आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों के लिए खास संदेश दिया है और बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को सुखमय बनाया, जिनका लक्ष्य विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत है, और उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में है। भारत का लोकतंत्र दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। 60 साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है। और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना, मैं मानता हूं, बहुत कठिन है। पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत आज जो दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए आज दिखाई दे रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी आस्था का भी सम्मान कर रहा है। विरासत और विकास की यात्रा एक साथ आगे बढ़ करके भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। देश में 10 दिन तक चले गणेशोत्सव का आज आखिरी दिन है और गणेशोत्सव के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने गणेश पूजा के खिलाफ विपक्ष की पोल खोल दी है।
दरअसल विपक्षी दलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर मोदी जी के गणेश पूजा करने का जबरदस्त विरोध करते हुए इसे न्यायपालिका की विश्वसनीयता से जोड़ दिया था। इस पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। सीजेआई के घर पूजा विवाद पर पहली बार जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके एस्कोस्टिज्म से जुड़े लोग जो हैं इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि वो गणेश पूजा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों को गणेश उत्सव से परेशानी हुआ करती थी क्योंकि ये त्योहार ऊंच नीच जात पात की दीवार से ऊपर उठकर हमें जोड़ रहा था, कुछ वैसा ही अब विपक्षी दलों की तरफ से भी हो रहा है। राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी हैं, बने रहें।